नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नया साल, निवेश बेमिसाल। हम यही उम्मीद करते हैं कि नए साल में आपका निवेश भी बेमिसाल हो और आप मालामाल भी बने। और वेल्थ क्रिएशन के लिए आज हम आपको कुछ खास बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं। निवेश के कुछ ऐसे नुस्खे जो आपको रिटर्न दिलाने में होंगे मददगार। और बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कमाल की भी। तो ये कैसे होगा? ये होगा एसआईपी से, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से। तो एसआईपी से वेल्थ क्रिएशन का पूरा फॉर्मूला हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे आज के दो एक्सपर्ट्स। स्वागत करते हैं शो में ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा का। पंकज जी और पूनम, आप दोनों का बहुत स्वागत है। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा भी साथ नए साल में यूं ही बना रहे और आप ऐसे ही हमारे तमाम निवेशक और दर्शकों को फाइनेंशियली एजुकेट करते रहे साथ मिलकर। तो इस निवेश की जर्नी को नए साल में भी आगे बढ़ाते हैं। और क्या कमाल साल 2024 रहा। अगर हम हर मोर्चे पर कहें तो कुछ खट्टा कुछ मीठा हम इसको ज़रूर कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लेसन्स हमें ज़रूर देकर गया 24। लेकिन अब 2025 की बात करते हैं और जानते हैं कि क्या खास रहने वाला है। हमने वैसे 2024 में एक बात ज़रूर देखी थी जो हाईलाइट ऑफ द ईयर रही थी, वो थी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए निवेश की। काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में थ्रू एसआईपी आया और भरोसा जगा कि हाँ, एसआईपी ही वो एक ऐसा माध्यम है जिससे वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। मतलब मुनाफे की चाबी हम एसआईपी को मान सकते हैं। ये जो नंबर आए हैं पूनम, क्या समझें? जो रिकॉर्ड 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जो हमने आते देखा, क्या मायने हैं इसके? स्वाति, सबसे पहले तो मैं आपको और सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। 2000 मिलेनियल जो ईयर शुरू हुआ था उसके 25 साल यानी 1 क्वार्टर हम पूरा कर चुके हैं, और तो ये एक माइलस्टोन ईयर भी माना जा सकता है। तो इस पिछले सालों की जो 25 सालों की जो जर्नी है उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हुई है और बहुत सीख भी मिली है और लोगों का विश्वास जो है इसमें बढ़ा है। लोगों को अब इसकी अहमियत और इससे जो वेल्थ बन सकता है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक बढ़ते जा रहे हैं। और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है और एक महज अभी तो 100 रुपये की भी निवेश शुरू कर दिया और 500 रुपये तक का भी छोटे छोटे निवेशक भी इसकी प्रति बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। उस वजह से जो एसआईपी बुक है, इट्स बिकम लाइक 25,000 करोड़ साल हर महीने जो निवेश इनफ्लो आ रहा है और जो बढ़ते ही जा रहा है साल दर साल। मतलब जो अकाउंट्स एसआईपी अकाउंट्स है वो भी बढ़ के 10.22 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये साफ जाहिर है कि एसआईपी पे लोगों का विश्वास बन रहा है और लोगों का वेल्थ बना है। जितने भी तरीके के निवेश हैं उसमें मुझे लगता है एसआईपी इज़ द मोस्ट शॉर्ट वे वेल्थ क्रिएशन का। इसलिए एसआईपी का जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो फुल फॉर्म है उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि एसआईपी इज़ ऑल्सो स्टेप इनटू द प्रॉस्पेरिटी। यानी आपको प्रॉस्पर करना है, करोड़पति बनना है तो एसआईपी इज़ द ओनली वे। तो अब हमारा जो मार्केट है वो आत्मनिर्भर हो चुका है। हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, एफआईआईज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लो ही, स्पेशली एसआईपी ही मार्केट को बहुत आगे तक लेके जाएगा। इसलिए इसमें जल्द से जल्द अगर नहीं शुरू किया अभी भी तो करें, और करा है तो इसे और आगे बढ़ाएं। स्टेप इनटू प्रॉस्पेरिटी, ये आपने नए मायने, नए मीनिंग दी है एसआईपी के लिए, बहुत बेहतरीन पूनम। लेकिन 2025 में एसआईपी से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत क्यों करें? ये बहुत ही बेसिक बुनियादी सवाल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। पंकज जी, निवेशकों के सवाल का जवाब दें कि हम एसआईपी से निवेश की शुरुआत नए साल में क्यों करें? स्वाति जी, सबसे पहले आपको, पूनम जी आपको और हमारे सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। और पूनम जी ने बड़े विस्तार से बता दिया है कि एसआईपी की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ये एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गया है। अब तो घर घर में लोग एसआईपी कर रहे हैं। जो एक समय था जब बात आरडी की होती थी, अब वो आरडी की जगह काफ़ी हद तक एसआईपी ने ले ली है। आपने कहा कि 2025 में क्यों शुरुआत करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जिन्होंने शुरुआत ऑलरेडी की है उन्हें बढ़ाना चाहिए अमाउंट को, और जो अब कुछ लोग बचे हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है, तो एक बात तय है, आपको अपना अगर भविष्य में फाइनेंशियल गोल्स जो भी हैं उन्हें अचीव करना है तो एसआईपी आपको करनी होगी।
उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि अब जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते थे, चाहे हम बैंक की आरडी की बात करें या हम पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की बात करें, जब बात आती है सुरक्षा की तो नो डाउट कोई आप वहाँ पर शक नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है रिटर्न्स की, तो जिस हिसाब से महंगाई दर हम देख रहे हैं कि एक एवरेज देखा जाए तो 6-7% की महंगाई दर तो हम देखते ही हैं, और स्पेशली यदि आप देखें हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, तो ये रेट और भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अब ये ज़रूरी है कि भविष्य में फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं तो आपको रिटर्न्स चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने वाले। तो ऐसे में क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में ये पोटेंशियल है कि आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, और एसआईपी ऐसा जरिया है कि एक 100 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है। मैं नहीं कहूँगा कि आप 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप देखिए ना कि एक छोटे से छोटा अर्न करने वाला, मतलब इसकी आय बहुत कम है, वो व्यक्ति भी एसआईपी से म्यूचुअल फंड में कदम रख सकता है। तो आपने गोल तय कीजिए और शुरुआत कीजिए। आपको वेट नहीं करना है कि बहुत बड़ा अमाउंट होगा तब आप शुरू करेंगे। आप छोटे से अमाउंट से शुरुआत कीजिए, लेकिन बड़े सपने रखिए और उन सपनों को अचीव करने के लिए प्लानिंग कीजिए। बिल्कुल, तो आप छोटे से छोटे कदम के साथ बड़ी एक दौलत तैयार कर सकते हैं। जैसा पंकज जी ने बताया, कितने रकम से सही, 100 रुपए की एसआईपी की भी सुविधा मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 रुपए से ही शुरुआत करनी है। आप अपने इनकम के यानी आय के अनुपात में एसआईपी कीजिए, और उसके बाद उसको कितना बढ़ाना है उस पर भी हम आपको टिप देंगे। लेकिन क्योंकि एसआईपी की हम बात कर रहे हैं और एसआईपी से जुड़ा हुआ है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेकर कई लोगों में काफ़ी उत्सुकता रहती है। पूनम, ज़रा बताएंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक कमाल कैसे काम करता है? देखिए स्वाति, जो स्टैंडर्ड रीज़न है निवेश करने का, वो है हमें इंटरेस्ट अर्न करना है, यानी किसी न किसी तरीके का मुनाफा बनाना है हमारे निवेश से। तो अगर हम निवेश करते हैं तो उससे कुछ जो भी इंटरेस्ट बन पड़ता है, जो भी हम उससे कमाते हैं, वो वापस आपको कमाए, यानी पैसा पैसे से बने। यानी जो जिसे हम हिंदी में ऐसे भी कहते हैं ना कि ब्याज से ब्याज बनता है। तो जो भी आप सालाना ब्याज बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, उसको वापस अगर हम री इन्वेस्ट कर देते हैं और वो इस तरह की साइकिल चलती जाती है साल दर साल, उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी आपने निवेश 1 लाख रुपया अगर किया है और वो साल के एंड में 1,20,000 हो जाता है, तो आपका निवेशित प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो जाएगा अगले साल के लिए, और इस तरह वो री इन्वेस्ट होता जाएगा। तो इससे पैसे से पैसा कमाई होगी, आपको वो पैसा दे नहीं दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट लेने के लिए, पैसे से पैसा जो बनाना है, ब्याज पे ब्याज कमाना है, तो आपको लंबे समय तक उस पर बना रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके साल बीतेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा, आपका ये वेल्थ बढ़ता चला जाएगा। और आप इसका अगर एक फार्मूला तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना लंबा समय लेंगे, लास्ट के ईयर्स में आपका मुनाफा कई गुना बढ़ता है। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँ तो अगर किसी ने थोड़े साल निवेश किया, जल्दी निवेश शुरू कर दिया और थोड़े साल करके बंद कर दिया, फॉर एग्जांपल एक 25 साल की उम्र के व्यक्ति ने 10,000 रुपये के एनुअली निवेश करना शुरू किया और 10 ही साल करके बंद कर दिया और वेट किया अपने रिटायरमेंट का। उसके अगेंस्ट मिस्टर बी ने लेट शुरू किया, थोड़ा 25 साल के बजाय 35 साल में शुरू किया और 20 साल निवेश किया और डबल निवेश किया, तो भी उसका जो कॉर्पस बनेगा एट द एज 60 वो कम होगा एज अगेंस्ट जिन्होंने जल्दी शुरू किया था और लंबे समय को मार्केट में उसे बने रहने दिया। इसलिए हम हमेशा एक कहते हैं, डोंट टाइम द मार्केट, गिव टाइम टू द मार्केट। आपके इन्वेस्टमेंट को आप समय दीजिए, मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। तो कंपाउंडिंग एक ऐसा, आपने सही वर्ड यूज़ किया, 8th वंडर है। और जैसे पंकज जी ने बताया कि अभी एक हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे पहले पैसा कमाया और जो बचा उसको एफडी कर दिया, वैसे अब हम एसआईपी की बात करते हैं। तो जितना लंबा समय देंगे उतना आप इस 8th वंडर के बेनिफिट को रीप कर पाएंगे और इन नो टाइम आप जब रिटायर होंगे आपको लगेगा कि छोटे छोटे निवेश से आप करोड़पति बन गए। ओके, तो छोटे छोटे निवेश से अगर करोड़पति बनना है तो आपके लिए एसआईपी एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है, जिसके जरिए आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं नए साल में। पर सबसे बड़ा सवाल ये रहता है पंकज जी, हमने समझा कि एसआईपी क्यों करें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, लेकिन लोग कहते हैं कि एसआईपी की शुरुआत तो मैंने सोच ली,
या कैसे करने हैं SIP की शुरुआत, लेकिन कौन से फंड से करें SIP की शुरुआत? तो इस दुविधा को भी सर दूर कर दीजिए कि अगर कोई नए साल में नया निवेश करना चाहता है तो उनके लिए कौन से तरीके के फंड सही हैं? देखिए स्वाति जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब तो खैर काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई है सभी निवेशकों को कि ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क लेने की जो क्षमता है उसके हिसाब से, आप कितनी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उस हिसाब से आप फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जब बात करते हैं SIP की तो मानकर चलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहेंगे, अपने गोल अचीव करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में क्योंकि इक्विटी में एक पोटेंशियल है कि आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो ये तय कर लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप ज़्यादा करके इक्विटी फंड्स में SIP कीजिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंटिंजेंसी के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करना है, आपके पास अभी नहीं अवेलेबल है, तो आप लिक्विड फंड में भी SIP कर सकते हैं। तो SIP तो की जा सकती है, लिक्विड फंड हो या कोई आपका दूसरा डेट फंड हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी फंड में SIP करें ताकि अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। फिर उसमें भी बात यह है कि बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह से कई कैटेगरीज हैं। तो आप अगर नए निवेशक हैं तो मेरी राय यह है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में करें। डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब क्या है? अगर आप मल्टी कैप में करेंगे तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिल जाएगा। फ्लेक्सी कैप में भी ऐसा ही होता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो शुरुआत में आप इस तरह के फंड से करें। आप एक मल्टी कैप फंड से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करना है और आप चाहते हैं कि एक ही फंड में आपको सब कुछ मिल जाए, तो आप 2,000 रुपये महीने की एक मल्टी कैप फंड में SIP कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे करने हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा स्कीम्स, फिर जैसा मैंने कहा कि आप अलग अलग कैटेगरी की, लेकिन ये ज़रूर तय कर लें कि अपने गोल के हिसाब से अमाउंट तय करना है और गोल के हिसाब से आपको स्कीम का चुनाव करना है। ओके, तो लक्ष्य यानी गोल के हिसाब से SIP अमाउंट भी तय करें और जो फंड है उसको भी तय करना बेहद ज़रूरी है। अब जो आपके गोल्स हैं, आपके गोल होते हैं शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कुछ घूमने चले जाना है या कुछ घर की मरम्मत करानी थी या कुछ ख़रीदारी करनी थी। मीडियम टर्म में भी घूमने का गोल हो सकता है या फिर घर गाड़ी खरीदने का हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल में आपके रिटायरमेंट, बच्चों की प्लानिंग, बहुत ही क्लासिक लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म से पहले शुरुआत करते हैं, उसी की पहले बात करेंगे। पूनम, हर लक्ष्य के लिए SIP है। शॉर्ट टर्म की प्लानिंग अगर करनी हो तो रिस्क एपेटाइट कितनी रखें और कैसे फंड्स में इन्वेस्ट करें? स्वाति, पंकज जी ने बहुत बखूबी डिटेल में बताया कि किस तरह से SIP के गोल्स हमें नक्की करने चाहिए। तो उसी के एडिशन में मैं ये कहूँगी कि गोल्स तो हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम जॉट डाउन करने हैं, क्योंकि अगर टाइम होराइज़न के हिसाब से हमने फ़ंड नहीं चुने तो ये एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जैसे सर ने बताया कि जितना लंबा अवधि होगा उतना आप रिस्की निवेश कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में है तो आप उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकते, बिकॉज कि मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से हम ये नहीं चाहेंगे कि आपका मूल पैसा, रकम, प्रिंसिपल अमाउंट भी कम ना हो जाए। इसलिए जब शॉर्ट टर्म का होराइज़न का बात होता है, जैसे आपने बताया कि कोई एक ही साल के अंदर का कोई गोल है, कहीं घूमने जाना है, कई लोग बहुत ऐसा एवरी ईयर ट्रैवल प्लान के लिए एक गोल रखते हैं, तो उसके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड फंड्स ही मैं सजेस्ट हमेशा करती हूँ, क्योंकि उसमें मार्केट का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं, वो टोटली डेट फंड्स है। तो आपको बहुत केयरफुली आपको पहले होराइज़न चुनना होगा, और होराइज़न के साथ साथ आपको अपनी खुद की जोखिम उठाने की क्षमता मालूम होनी चाहिए। हम अग्रेसिव फंड तभी आपको देंगे जब आपको रिस्क एपेटाइट है उसका, बिकॉज एक पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टर का बहुत ज़रूरी है। उसे एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा रिस्की फंड है और वो उसकी क्षमता नहीं है वो रिस्क उठाने की, तो वो भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हर निवेश का जो पोर्टफोलियो होगा वो बहुत यूनिक होता है, वो जनरलाइज नहीं कर सकते। पर हाँ, शॉर्ट टर्म का होराइज़न 1 साल के तक का है तो आपको डेफिनेटली 100% डेट फंड का लेना चाहिए, ताकि आपका पैसा बरकरार रहे और एक रीज़नेबल आपको बैंक से बेहतर रिटर्न बन पाए और आपके गोल को आप अचीव कर पाएँ। वहीं जब मीडियम टर्म की बात करेंगे तो हम थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं मार्केट का। मीडियम से मतलब मीडियम एंड शॉर्ट टर्म के बीच के, यानी 1 से 2 साल का अगर समय है
तो मुझे लगता है आप सेविंग्स फंड्स ले सकते हैं जिसके अंदर इक्विटी का सिर्फ 25% इंक्लूजन होता है, बाकी पूरा डेट में होता है, मगर उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो इक्विटी की होती है क्योंकि उसमें आर्बिट्राज इंक्लूड किया जाता है। तो बहुत स्मार्टली आपने डिसीजन लेना है क्योंकि अभी आपको टैक्स भी बहुत ना भरना पड़े, एग्जिट लोड भी आप पे ना लगे और आपको हमेशा पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे और आपका पैसा सेफ भी रहे। बिल्कुल, तो ये हमने समझा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आपको कैसे फंड्स में एसआईपी करनी चाहिए, पर एसआईपी जब आप करें तो एसआईपी के बाद आपको उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे स्टेप अप करना है, कब करें स्टेप अप, इस पर भी आपको टिप्स देंगे। थोड़ी सी देर में बने रहिए हमारे साथ। नए साल में एसआईपी से कैसे करें वेल्थ क्रिएशन, इस पर चल रही है बात पंकज मठपाल और पूनम रूंगटा से। पंकज जी, अब एसआईपी हमने समझी कि एसआईपी क्यों जरूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी के मायने क्या है, लेकिन स्टेप अप एसआईपी आपने मानिए 2000 की एसआईपी शुरू कर दी, उम्र भर आप सिर्फ 2000 की एसआईपी थोड़ी करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे भी तो जरूर। तो स्टेप अप एसआईपी के नियम क्या कहते हैं और जरा थोड़ा सा गणित भी बताइएगा, एक रेगुलर और स्टेप अप एसआईपी से आपके वेल्थ में कितना असर पड़ता है। देखिए स्वाति जी, पहली बात तो यह है कि जिसे हम बात कर रहे थे कि एसआईपी जरूरी है और 100 रुपये से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन आप हमेशा गोल तय करें और गोल के हिसाब से यदि कैलकुलेट करें, एक कोई भी आप रिटर्न मान लीजिए हम एवरेज मानकर चलते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड से आप 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कितने समय में आपको राशि इकट्ठा करनी है, उसके लिए कितना अमाउंट इकट्ठा या आपको कितने अमाउंट की एसआईपी करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपको 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना और 20 साल का समय है, अभी बात कर रहा हूँ रेगुलर एसआईपी की, तो लगभग आपको 11,000 रुपया महीना निवेश करना होगा। वहीं यदि 15 साल का समय है तो राशि जो होगी वो आपकी बढ़कर हो जाएगी 21,000 रुपया। तो ये पता चल जाता है कि आपको कितने रुपए की एसआईपी हर महीना करनी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 20 साल का वक्त है और 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, हर महीना आ रहा है आपका 11,000 रुपया। आपको लगता है अमाउंट बहुत बड़ी है, शुरुआत में आपके पास कम पैसा है, तो जो आपने कहा स्टेप अप, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि ये बात तो तय है कि समय के साथ आपकी आय बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में जो इनकम अर्न करना शुरू करेगा हमेशा वही इनकम होगी। तो इनकम बढ़ेगी तो निवेश क्यों नहीं। तो आपके पास स्टेप अप का मेथड है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने फिक्स अमाउंट से बढ़ाना है या कितने % से बढ़ाना है। चॉइस दोनों है। ऐसा हो सकता है कि आपने शुरुआत की 1,000 रुपये से और आप डिसाइड करेंगे हर साल आप 1,000 से बढ़ाते रहेंगे, बट क्योंकि जो इनकम बढ़ती है परसेंटेज में बढ़ेगी, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा डिसाइड कर लें कि 10% से हर साल आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट को बढ़ाना है। तो मैं आपको बताऊँ कैलकुलेशन, आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप 10,000 पर मंथ की एसआईपी करते हैं और 20 साल में करीब 92 लाख रुपीस बन पा रहे हैं, वहीं यदि आप स्टेप अप कर लें कि 10% से स्टेप अप करते हैं, तो वही 20 ईयर्स में जहां रेगुलर एसआईपी में करीब 92 लाख बन रहे थे, ये वहां पर 1 करोड़ 86 लाख बन जाएंगे, यानी कि डबल हो जाता है अमाउंट। तो 10% से स्टेप अप किया आपने तो डबल हो गया। और अगर टाइम और भी लंबा हो, ये तो बात थी 20 साल की, अगर मैं 30 साल की बात करूं, आप जल्दी शुरुआत करते हैं और आपने अगेन 10,000 रुपीज़ की एसआईपी की, 10% से स्टेप अप किया, तो अगर रेगुलर एसआईपी करते हैं तो 30 साल में बनता है करीब 3 करोड़ रुपया। लेकिन 10% से स्टेप अप करते हैं तो वहीं बन जाता है करीब 8 करोड़ रुपया। और लंबे समय में क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, तो बड़ी राशि की ज़रूरत है। आपको 8 करोड़ रुपया जुटाना है 30 साल में और 10% से स्टेप अप कर लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। तो स्टेप अप का फॉर्मूला तो आपको एसआईपी में जोड़ना ही है, तब आपके पास बड़ा पैसा इकट्ठा हो पाएगा। बिल्कुल, तो अगर बड़ा पैसा इकट्ठा करना है, बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो सिर्फ एसआईपी नहीं, स्टेप अप एसआईपी कीजिए। इसको जानना और समझना बेहद जरूरी है, जिसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल पंकज जी ने हमारे सामने रखा है। पूनम, आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बताया कि एसआईपी के फायदे क्या हैं और कैसे कैटेगरी और किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको करने चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अब जरा बताइए, यहाँ पर कैसी प्लानिंग रहे, एसआईपी के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी और फंड जरूरी हैं?
जैसे पंकज सर ने बताया कि स्टेप अप बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रैटेजी ज़रूर आपको सोच के रखनी है। सर ने बताया जैसे कि आप परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं या अमाउंट से बढ़ा सकते हैं, वहीं आप इन्फ्लेशन के दर से भी बढ़ा सकते हैं या अपनी इनकम की दर से बढ़ा सकते हैं। सोच आपको रखनी है कि आपने बढ़ानी ही है हर साल। तो जैसे जैसे समय बीतता है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप अपने शुरुआत में जैसे हमने डिस्कस किया कि आप एक ऐसा फंड चुनें जिसके अंदर सभी तरीके की कैटेगरीज हो, ताकि आपके मार्केट का पार्टिसिपेशन पूरा मिले, और धीरे धीरे आप मोर रिस्कियर फंड्स जोड़ें अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि जितना लंबा समय रहेगा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपको रिस्क मिटिगेट होती जाएगी, आपकी रिस्क ऑलमोस्ट निल हो जाएगी इन इक्विटीज़ ऑल्सो। तो आप एक ऐसा पोर्टफोलियो, रिस्की पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें अग्रेसिवली निवेश होता हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो फंड मैनेजर का। तो आप एक स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, जैसे निप्पॉन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हम शुरुआत में ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप जो अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरीके के सारे फंड्स लें, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ना बनाएं, 5 से 6 फंड्स रखें और उसी में आप स्टेप अप करते जाएं, तो आप आगे चल के बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करेंगे। और पेशेंट रहें इसमें, यूँ नहीं कि साल मार्केट नीचे गया तो आप अपनी SIP पॉज कर देंगे या स्टॉप कर देंगे। ये डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है कि हमें पेशेंटली, चाहे मार्केट की कोई भी रुख हो, आपको निवेश करना है। इनफैक्ट मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ अगर मेरे SIP के होराइजन में मार्केट्स ने डाउन ट्रेंड देखा है, क्योंकि उस वक्त मुझे ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट होगी। तो ये पेशेंस इज़ द फर्स्ट की ऑफ लॉन्ग टर्म। आपको बिल्कुल भी उसमें अपने गोल के आने के पहले उसमें से निकलना नहीं है, SIP बंद नहीं करना है, और आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें सभी कैटेगरीज है। अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज कैप भी ना रखें अपने पोर्टफोलियो में, आप मिड और स्मॉल कैप में भी अपना अच्छा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट से लेकर लॉन्ग टर्म तक पूनम ने बताया कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको कहाँ ज़्यादा एक्सपोजर लेना है, कब एग्रेसिव होना है, कब थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत है। मैं पंकज जी आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एक जानना चाहती हूँ। हमारे पास काफ़ी सवाल आते हैं इसको लेकर कि SIP, चलिए हमने शुरुआत कर ली, लेकिन क्या अगर हम किसी पर्टिकुलर तारीख पर SIP करें उसका ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा रिटर्न होगा? तो क्या SIP की डेट फिक्स करना फ़ायदेमंद रहता है क्या रिटर्न के लिए? स्वाति जी ने सही कहा। ये कई निवेशकों के मन में आता है कि मैं महीने की शुरुआत में करूं या बीच में करूं या महीने के एंड में करूं, और इसको लेकर कुछ स्टडीज़ की गई, और स्टडीज़ में सरप्राइजिंगली ये पाया गया कि आप 1 तारीख को करें, 5 तारीख को करें या महीने के कोई भी तारीख को करें, इसमें कोई भी खास फ़र्क नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको कि अगर S&P BSE सेंसेक्स TRI में, जो कि मतलब अब मेन इंडेक्स है, उसमें एक कैलकुलेशन करके देखी गई कि उसमें अगर कोई SIP करता है 10 ईयर्स के टाइम में, तो देखा गया कि अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर तारीख को किया तो सबसे कम उस तारीख की SIP सेम डेट को 10 साल तक SIP चलती रही, तो जो एक्स IRR निकल कर आया वो आया 15.62% का, और वहीं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला किसी एक तारीख पर करने पर वो आया 15.71 का। तो ये एक इंसिडेंटली है कि थोड़ा सा जो फर्क दिखाई दे रहा है, तो बाकी कोई भी फर्क नहीं, यहाँ तक भी नहीं कि आपको कोई 0.5%, 0.25% आ रहा है, तो हार्डली कोई डिफरेंस आएगा। अब वो भी आपको पता नहीं कि कौन सी तारीख को आएगा, तो इसके लिए तारीख का तो कोई संबंध नहीं है। मेन चीज़ है डिसिप्लिन। शुरुआत कर दीजिए और आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ये नहीं कि मार्केट गिरा और आपने SIP बंद कर दी, फिर जब मार्केट ऊंचाई पे आ गया फिर दोबारा से एंट्री की, ये अक्सर होता है, वो बहुत बड़ी गलती है। तो SIP करते रहिए और तारीख की चिंता ना करें। बिल्कुल, तारीख की चिंता नहीं करके SIP नियमित तौर पर करें। वेरी क्विकली अब पूनम थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, कौन से टॉप फंड्स आप रेकमेंड करने वाली हैं आज? देखिए, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स के तय करके हम एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, बट एक जेनरिक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड देखेंगे तो आप लार्ज कैप में SBI ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप मिड कैप कैटेगरीज़ में, और या मोतीलाल ओसवाल ले सकते हैं मिड कैप कैटेगरीज़ में, निप्पॉन स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इस तरह 4 अलग अलग कैटेगरीज से आपको पूरे मार्केट का पार्टिसिपेशन मिलेगा, और आप हर तरह से मार्केट का एक्सपोजर ले सकेंगे। बिल्कुल, तो ब्लू चिप फंड, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पूनम ने अपने फंड्स बताए। मैं अब पंकज जी आपसे जानना चाहती हूँ, आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे?
बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और साथ ही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। तो ये 5 फंड्स हैं। एसआईपी कीजिए, स्टेप अप कीजिए, जब जब पैसा और आए तब आप टॉप अप करते रहिए और अच्छी वेल्थ क्रिएट कीजिए। ओके, तो अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप फंड्स में एसआईपी करें। कितने फंड में करें? तो शुरुआत है तो 1 से 2 फंड में कर सकते हैं, पर सही रहता है कि बहुत ज़्यादा फंड की भीड़ ना बढ़ाएं। 5 फंड काफ़ी है आपके लिए। 25,000 की एसआईपी करनी है तो 5 एसआईपी में बांट दीजिए। 2,000 की एसआईपी है, 1 या 2 एसआईपी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आप सबके लिए आए हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे हम पंकज जी और पूनम, आप दोनों का हमारे साथ आज इस बेहद ही खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपके लिए नया साल निवेश के हिसाब से बेमिसाल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।